आइए आज जानते हैं कि इन 3 पेज, जैसे ये 3 पेज हैं, इन 3 पेज से हम एक नोट्स कैसे बनाएंगे और वो नोट्स आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये केवल इतने होंगे, अरे इतने भी नहीं होंगे, इससे भी छोटे होंगे। ये नोट्स केवल इतने बड़े होंगे और इससे आप बड़ी से बड़ी सवालों का जवाब, छोटे से छोटे सवालों का जवाब, एमसीक्यू सब कुछ दे सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं डीडी रॉय, आप डीडी एकेडमी क्यों देख रहे हैं। आज का सवाल है, कैसे नोट्स बनाएं कि परीक्षा तक याद रहे। ऐसा नहीं तो नोट्स मतलब है दूसरों का नोट्स को हमें नकल नहीं करना है, हमें खुद की नोट्स बनाने हैं। तो इसके पहले जैसे ही आप क्लास में पढ़ते हैं या किसी चीज को सीखते हैं, तो उसके बाद सीधे सीधे अपने टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। अभी आपके सामने हमने टेक्स्ट बुक को खोला हुआ है। देखिए ये क्लास 10th का जैव प्रक्रम है, अध्याय 6 है और इसको हम अंडरलाइन करते हैं। कौन सी चीज को अंडरलाइन करते हैं? जिसके मुख्य पॉइंट्स हैं उस सब को हम अंडरलाइन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पीले रंग का दिया हुआ है, ये हमने अंडरलाइंस कर लिया है। ठीक है, ये आप अंडरलाइंस कर रहे हैं और अभी हमने केवल आपको समझाने के लिए, ये 21 पे 23 पेज का है, हमने केवल 3 पेज को अंडरलाइंस किया हुआ है क्योंकि हम प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है, अब हम अपने पेज पर लौट जाते हैं। इसे हम लिख लिए हुए हैं, जो अंडरलाइंस किया हुआ है उसे। और उसमें बढ़ने के पहले थोड़ा समझ जाते हैं स्टडिंग और लर्निंग में अंतर क्या है। जमीन और आसमान का फर्क है। स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ना, लर्निंग का मतलब होता है दिमाग में सहेज के रख देना कि जब चाहे तब हमें उसे याद कर सकें। तो स्टडिंग नहीं करना है, आपको लर्निंग करना है। इस चीज को आपको समझना होगा और इसके लिए देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर मैं चर्चा करूंगा। आज इस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो 2001 में, देखो ये विश्व की माना हुआ एक तरीका है जिसे पता चलता है कि कैसे हम पढ़ेंगे कि हमें हर वक्त के लिए याद रहेगा। इसका देखिए पहला जो है नॉलेज होता है, किसी चीज को जानना। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है उस चीज को अपने दिमाग के अंदर में बसाना और उसे ज्यादा देर तक बसे, उसके लिए जरूरत होता है एप्लीकेशन। तो हम इस 3 स्तर के ऊपर ही आज की सारी बातों को हम रखेंगे। तो चलिए पहले हम एक चीज को और जान लेते हैं कि जैसे हमने कीवर्ड्स को अभी आपने दिखाया था कि हमने जो यहां पर हमने अभी किया था कि हमने सारे पॉइंट्स को जो है, मेन मेन पॉइंट्स को जो है हमने अंडरलाइन किया था। इस अंडरलाइन के पॉइंट्स को भी हमने यहां लिखा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 3 पेज देखो अब एक पेज के अंदर में आ गया है। अब इसके अंदर से हम क्या करते हैं, इसमें देखो ये जो बोल्ड है ये मेरे कीवर्ड्स हैं और ये लाइन है, पूरी लाइन जो मैंने किताब से उठा लिया है। अब हमें आगे क्या करना है, अब देखो यहां पे मैंने छोटे करके दिखाया है। अब देखो यहां से जो बोल्ड किया हुआ जो वर्ड है, जो हम जानते हैं इस लाइन के इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उन्हें हम कीवर्ड्स के रूप में ले लेते हैं। जैसे दिखाई आ गया, ठीक है ना, गति आ गया, ऐसे हम सबको उठा लेते हैं। विषाणु है, आणविक गति है, तब तक नहीं, ये हम सबको एक एक करके एक एक लाइन के लिए हम इसको सजा के लिखते हैं। तो हम लिख रहे हैं, आपको एक धीरे धीरे करके दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। फिर क्या करना है, सारा चीज को मैं प्रैक्टिकली करके अभी दिखाऊंगा जिससे आपको 100% क्लियर हो जाए कि कैसे किया जाता है, क्योंकि इसी से आप समझ पाएंगे किसी भी चीज को सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होता है। तो चलिए हम लगभग लिख चुके हैं, थोड़ी सी बाकी है अभी। हमने 6 पॉइंट्स को लिया हुआ है, 7 पॉइंट्स मैंने लिया हुआ था लेकिन जगह नहीं है, छोटा कर देंगे तो आपको दिखेगा नहीं। ये तो आपको हार्डली कुछ दिख रहा होगा, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो चलिए हमने ये सारा कुछ लिख दिया है। अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं, देखो पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो ये सामने रहने देते हैं, मतलब किताब आपकी खुली है, आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो दिखने वाली जो गति है वो जीवन की परिभाषा नहीं होती है। ठीक है ना, चलो मुझे ये तो पता है। तो आप इसको पहली बार जो है इसको देखकर
यहां पर जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के सहारे इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक दो बार करते हैं, ठीक है। जैसे यहां विषाणु आणविक गति तब तक नहीं होती जब तक विषाणु किसी जीवित कोशिका को आक्रमण नहीं करती। विवाद है विषाणु सजीव है या निर्जीव। आप ये क्या करते हैं, विषाणु में आणविक गति तब तक नहीं देखी जाती है जब तक विषाणु किसी कोशिका को आक्रमण करती है। विषाणु के में विवाद है कि विषाणु सजीव है या निर्जीव। तो चलिए, मैंने इस बात को इसलिए बताया कि अब जो है आपको पहला काम जो है, जब आप इस कीवर्ड्स को लिख लेते हैं, किताब के सहारे दो बार कीवर्ड्स को पढ़ते हैं, फिर किताब को हटा देते हैं और कीवर्ड्स देख के पढ़ते हैं। जैसे दिखाई देने वाली गति जीवन को परिभाषित नहीं करता है, क्योंकि भैया मोटर भी तो चलता है, वो जीवित पदार्थ थोड़े है, ठीक है ना। आप साइकिल से चल रहे हैं तो साइकिल में भी तो गति दिखती है, अब जीवित पदार्थ थोड़े है वो। विषाणु में आणविक गति तब तक नहीं देखी जाती है, विषाणु मतलब वायरस, जब तक किसी वो कोशिका को आक्रमण नहीं करती। मतलब कोशिका को आक्रमण करने के बाद ही विषाणु जीवित हो उठता है। इसलिए विवाद है कि विषाणु जीवित पदार्थ है या निर्जीव पदार्थ है। बहुकोशिकीय जीव में उत्तक होता है। जो उत्तक एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है। जीवित प्राणियों में लगातार अणुओं का गतिशील होना आवश्यक होता है और इस गतिशील होने के कारण उसमें मरम्मत और अनुरक्षण का आवश्यक होता है। सभी प्रक्रम जो जीवित में पाए जाते हैं उन्हें जैव प्रक्रम बोलते हैं। जीवन में आणविक गति को बरकरार रखने के लिए बाहर से ऊर्जा की जरूरत होती है जो भोजन से प्राप्त होता है और इस प्रक्रम को पोषण करते हैं। और पृथ्वी के हर भोज्य पदार्थ में कार्बन होता है और खाद्य पदार्थ जिससे हम बाहरी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं उसमें उपचयन और अपचयन के चलते खाद्य पदार्थ में विघटन होता है और इस विघटन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है और ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को, शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो देखो, हमने इस कीवर्ड के सहारे इसे हमने पढ़ा और यही चीज मैं बताना चाहता हूं। तो देखो, यही कीवर्ड्स अभी मैंने छोटे में करके लिखा हुआ है, इसे और छोटा किया जा सकता है। तो उसमें जैसे हम बोलते हैं गति नहीं, आणविक गति ही जीवन का परिभाषा है। देखो अब सब उलट गया ना, दिखाई गति नहीं को हमने क्या सीख लिया, गति नहीं आणविक गति। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने कीवर्ड्स को फिर से सजा कर लिख सकते हैं जो अपने तरीके से और बेहतर रूप से आप बता सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या रहा कि देखो, हम पहले नॉलेज लेना होता है, तो या तो आप क्लास में जाके नॉलेज लेते हैं या यूट्यूब से लेते हैं। फिर कंप्रीहेंशन का स्टेज होता है जो आप टेक्स्ट बुक से लेते हैं। जैसे मैंने दिखाया कि टेक्स्ट बुक आप खोलते हैं और क्या करते हैं, उसके मेन लाइन को अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से कीवर्ड्स को निकालते हैं, जैसे हमने दिखाया कि कैसे कीवर्ड्स को निकाला जाता है। जैसे यहां पर देखिए, हमने कीवर्ड्स को लेके निकाला, ये अभी आपको हमने बताया। अब ये कीवर्ड्स को निकालने के बाद ये छोटे में हो जाते हैं, ठीक है ना। इससे वाट पेपर बनता है। वाट पेपर इस शेप में भी हो सकता है या इस शेप में भी हो सकता है, जैसे भी आप करें। और इस वाट पेपर्स के बाद जो है इसकी एप्लीकेशन होती है। यहां पर आपको रुक जाना नहीं है, इसको देखने के बाद अब आप किताब के अंदर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उस पर जवाब दीजिए। क्योंकि उस पे आप जवाब देंगे तो ये दिमाग में आपने जो सीखा, नॉलेज लिया, उसे कंप्रीहेंशन किया, फिर आप एप्लीकेशन किए। टीचर के नोट्स को याद मत कीजिए। तो नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन करने के लिए क्या है, फिर से एक बार बताता हूं। सबसे पहले क्लास या यूट्यूब जैसे भी है उस विषय वस्तु के बारे में जाने। विषय वस्तु के बाद जानने के बाद आप अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद आप उससे कीवर्ड्स निकालें।
कीवर्ड्स निकालने के बाद जैसे ये वाट पेपर बनते हैं, इस तरह से वाट पेपर को बनाएं। फिर इस वाट पेपर से आप किताब के पीछे दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे यहां पर दिया हुआ है ना, देखिए यहां पर सारे टेक्स्ट बुक में ये सवाल दिए हुए, प्रश्न दिए हुए हैं। इस प्रश्न को आप खुद लिखने की प्रयास करें। तो यहां से जब आप लिखना शुरू करेंगे तो फिर सही में आप जानेंगे, नहीं तो आपकी जो है सही तरीका नहीं होगा। और देखो, इस कीवर्ड्स तक लाने के लिए हमने एक दूसरी भी वीडियो दिया हुआ है, जो कल ही दिया हुआ है, कि वो याद करने का मैजिक सेशन के रूप में। और देखो, ये कीवर्ड से आपका वाट पेपर बनता है, जो अभी हमने चर्चा किया। देखो, बार बार चर्चा करके बोल रहा हूं। और ये परीक्षा हॉल तक अब याद रहेगा, इसके लिए आप फ्लैश कार्ड की बात करते हैं। देखो, इन सारे चीजों को अगर आपको एक साथ भी लेना है, वो भी फ्री में अवेलेबल है। आपकी ddSir.co.in में चले जाइए, अपने मोबाइल से गूगल में सर्च कीजिए, उससे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बता दूं कि अगला क्लास में मैं बताऊंगा जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से जो है आप मैथमेटिक्स कैसे सीखा जाता है। बहुत ही मजेदार क्लास होगा। आपको समझ में आएगा कि आपको गणित क्यों नहीं समझ में आता है और कैसे आपको समझना है, क्या करना है। तो देखिए, फिर से बताता हूं कि सारे इन चीजों को पढ़ना जरूरी है, लेकिन जब तक आप पढ़ने के सही तरीकों को नहीं जानेंगे तो पढ़ना उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस बात को आप अवश्य समझें। और आप सबने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल बटन दबाना चाहिए, तो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।